Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Fath। देखिए मीट्रिक स्पेस स्टार्ट कर दिया था मैंने लास्ट डे यानी कल ही, और एक चैप्टर उसमें समाप्त हो चुका है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें बेसिक्स ऑफ मीट्रिक स्पेस था, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि मीट्रिक होता क्या है, कितने तरीके का होता है, यूजुअल मैट्रिक्स क्या होते हैं, और आपके R⁻2 R⁻3 वाले, डिस्क्रीट वाले, और फिर कॉन्टीन्यूस, बाउंडेड, कई सारे बताए। ठीक है, यूक्लिडियन स्पेस बताया, बहुत सारे बताए, आपको कन्वर्जन सीक्वेंस वाले बताए। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई थी उसमें, एक बेसिक अच्छा उसमें बन गया आपका। तो उस डायरेक्ट इस वीडियो को देखने पे आपको बहुत सारी चीज़ों को समझ पाना मुश्किल होगा। तो फर्स्ट पहले वो दोनों वीडियोस देख लें। 2 वीडियो में ही चैप्टर नंबर 1 क्लियर कर दिया है, ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद इस चैप्टर नंबर 2 पे आया आप, ओपन एंड क्लोज्ड स्फीयर। जैसा कि नाम में ही पूरा चैप्टर होता है बच्चों, तो उसी से ही सारी की सारी हेडिंग्स आगे की बनती चली जाती है। ठीक, स्फीयर की बात हो रही है। आपको पता है स्फीयर क्या होता है? एक 3D डायग्राम होता है। किस तरीके का होता है 3D डायग्राम? किस तरह का होता है? आपका स्फीयर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए कुछ इस टाइप का होता है ना। ये स्फीयर बना रहा हूँ मैं आपके सामने, छोटा बड़ा, ठीक है। देखिए ज़्यादा, देखिए बड़ा हो गया, छोटा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करनी है, एक ओपन की और एक क्लोज्ड की। ठीक, तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से। तो ओपन और क्लोज दोनों ही बना देते हैं। देखिए एक ये बना देता हूँ मैं यहाँ पे ओपन स्फीयर। ये वैसे ओपन, एक सेकंड यहीं पे बना देते हैं। एक ये अपना स्फीयर बन गया। ठीक, एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे भी एक स्फीयर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो मीट्रिक का मतलब हम लोगों ने डिस्टेंस समझा था। ठीक है, डिस्टेंस के रूप में मीट्रिक को डिफाइन किया गया था। अब आइए समझते हैं कि यहाँ पे ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर का क्या मतलब है, और इसी से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमको इसमें पढ़नी है। हालांकि इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर ये चैप्टर नंबर 2 ही है। उसके बाद के चैप्टर में तो ईजी फटाक से एक वीडियो में ही कवर हो जाने वाले चैप्टर्स हैं। लेकिन ये चैप्टर मुझे लगता है 3 वीडियो या फिर 2 वीडियो, और हर वीडियो 1 घंटे 10 मिनट कम से कम होने चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं शब्द पे जाऊँ तो ओपन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो खुली हुई हो, है ना। अगर मान लेते हैं ये हमारी एक स्फीयर है, ठीक है, उसका जो सेंटर है वो ए है और रेडियस इसकी आर है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री डॉटेड लाइंस की है। बहुत सिंपल से समझिए बात को, बाउंड्री कैसी है? ओपन है। ठीक, अगर बाउंड्री ओपन होती है तो इसे ओपन स्फीयर बोलते हैं। और इसका जो सेट होता है वो, देखिए अगर हम इसको एक मीट्रिक के अंदर बना दें, जैसे मैं इसको ही बना देता, तो देखिए मैंने क्या किया, इसको एक बॉक्स में बंद कर लिया। और ये बॉक्स हमारा क्या है? ये बॉक्स हमारा मीट्रिक स्पेस है, पूरा का पूरा स्पेस मान लेते हैं एक्स डी। ठीक, यहाँ पे भी मीट्रिक स्पेस, इसके एलिमेंट कैसे हैं? एक्स टाइप के हैं। और इसी में हमारा स्फीयर भी है, ये भी हमारा एक्स डी है। ये स्फीयर, लेफ्ट वाला स्फीयर ओपन है क्योंकि बाउंड्री ओपन है। ये वाला स्फीयर हमारा क्लोज्ड है, तो ये हमारा क्या है? इसकी बाउंड्री क्या है? क्लोज्ड बाउंड्री है। मतलब कहने का सिंपल सा है, क्लोज्ड वाले में हम लोग बाउंड्री को भी इंक्लूड करेंगे और ओपन वाले में बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए मेरी बात, ये जो एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे सेट, उसके एलिमेंट यहाँ पे अंदर होंगे ढेर सारे। भाई केवल यहीं पे होंगे क्या? अंदर भी हो सकते हैं। ठीक, तो वो सारे एक्स की वैल्यूज़, देखिए वो सारे एक्स जो कैपिटल एक्स में बिलोंग करते हैं, अगर उनकी दूरी, उनकी डिस्टेंस हमारी ए के साथ, ए के साथ मतलब वो सारे पॉइंट, ये सब क्या है? ये सब एक्स ही तो हैं, ये सब एक्स हैं। ठीक है, वो सारे पॉइंट का सेट बनाना है एक्स का, जिनकी ए से दूरी, मतलब सेंटर से दूरी, ए क्या है हमारा? ए हमारा है सेंटर। सेंटर से दूरी अगर लेस देन आ जाए रेडियस से, रेडियस से कम आ जाए, बात समझ में आ रही है आपको? रेडियस से कम मतलब बाउंड्री पे नहीं जाना है। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन आएगा, यानी ये जो हमारे वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, उन्हें ओपन स्फीयर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये ओपन स्फीयर के पॉइंट्स हैं। अच्छा, क्लोज्ड स्फीयर में क्या अंतर आ जाएगा? कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी सेंटर मान लेते ए है, रेडियस आर है, और हमारे एक्स ये पूरे हैं, कहीं भी एक्स हो सकता है। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी वही एक्स लेना है
जो कैपिटल एक्स में बिलोंग करते हों, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी ए की यानी सेंटर की एक्स पॉइंट से, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू आर होनी चाहिए। मतलब बाउंड्री पे भी जा सकते हैं और उससे लेस पे भी रह सकते हैं। क्लास 10th में आपको याद होगा एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन हुआ करता था, एक हॉर्स वाला था शायद, या फिर गाय वाला था, जिसमें उसको खूंटे से बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि वो उसे चरना होता है। एक खूंटे से बांध दिया जाता था गाय को, और खूंटे के जो वो रस्सी होती थी उसकी लंबाई कुछ दे दी गई थी, और बोला गया था कहाँ तक की घास चर सकती है। तो आप खुद सोचिए, वो पूरे अपने सर्कुलेशन में पूरा का पूरा चर सकती थी। तो हालांकि वहाँ पे वो क्या बनाती थी, वो क्लोज स्फीयर बनाती थी। ठीक है, अच्छा वहाँ क्लोज स्फीयर ना बोल करके क्लोज सर्कल बोलना चाहिए, क्योंकि घास जो होती है वो तो सिर्फ एक प्लेन पे ही उगती है ना, लेकिन यहाँ क्लोज स्फीयर है तो ये 3 डायमेंशन की बात हो रही है। मतलब आप अगर एक बॉल को ले लें और बॉल के अंदर उसका सेंटर सोच लें, जैसे जैसे बता रहा हूँ सोचते रहिए, सेंटर सोच लें और सेंटर से वो सारे पॉइंट की डिस्टेंस जो बॉल की रेडियस से कम है उसे हम ओपन स्फीयर बनेंगे, क्योंकि हम लोग उसकी बाउंड्री पे नहीं जा पा रहे हैं। और अगर हम उसकी बाउंड्री पे भी जा पाएँ और अंदर भी रह पाएँ तो उसे क्लोज स्फीयर बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? ये दोनों एक तरह के सेट होते हैं, इन्हें लिखने का अंदाज ये होता है। और ये जो भी सेट हैं, ये आपको पता है ये वही पॉइंट होंगे जो एक्स के अंदर होंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो भी सेट बनेगा वो कैपिटल एक्स से लेस देन होगा, क्योंकि आप उसी के तो पॉइंट उठा करके बना रहे हो ना भाई, सिंपल सी बात है। ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना है आपको। ये भी क्या होगा, सबसेट ही होगा उसका। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। ये तो समझ में आया कि ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर क्या होता है ना। अब देखिए लिखते कैसे हैं। तो आइए इनको लिखने के कुछ रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं। ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ओपन में वो सब एक ही चीज़ है, जितने भी नाम क्लोज्ड में लिखे हुए हैं वो सब भी एक ही चीज़ है। चाहे आप ओपन स्फीयर बोलिए, चाहे आप ओपन बॉल बोलिए, चाहे आप ओपन डिस्क बोलिए, चाहे आप ओपन शेल बोलिए, ऐसे क्लोज्ड में भी सारे नाम होंगे। लिखने का तरीका सीखना है, केवल नाम नहीं सीखना है, लिखने का तरीका सीखना है। और वो इनमें से कोई भी तरीका लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक। ओपन स्फीयर है तो कैसे लिखा जाएगा, स्फीयर का एस उठा लीजिए, एस लिखा आपने, एस के अंदर आपने लिखना है ए कॉमा आर। ए क्या है हमारा, सेंटर विद इन द रेडियस आर। अब ये ओपन है इसलिए देखिए ये जो बना है ओपन इंटरवल भी बना है, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं आप ना, ओपन बॉल है। अच्छा इसको केवल ऐसे ही नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एस लिखेंगे, यहाँ पे छोटा सा ए लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा आपको इसकी प्लेस सही कर लेनी चाहिए। रेडियस यहाँ पे रहेगी और आपका सेंटर यहाँ पे रहेगा। ओपन बॉल को कैसे लिखा जाएगा, बी से स्टार्ट है, ए और आर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, बी लिखा है आपने यहाँ पर, आर लिखा है यहाँ पे, और ये ए यहाँ पे लिख दिया। ओपन डिस्क को डी से लिखेंगे, डी ए आर ओपन इंटरवल में, और डी आर यहाँ पे इसके सफिक्स में, और ए यहाँ पे। ओपन शेल को सी से लिखेंगे, सी ए आर, या फिर इसको आप लिख सकते हैं सी आर नीचे और ए यहाँ पे, सेंटर आगे और रेडियस नीचे। यही चीज़ क्लोज्ड स्फीयर की बात करें तो क्लोज्ड में कैसे लिखेंगे, वही कर लीजिए। स्फीयर है तो एस उठा लीजिए, और यहाँ पे क्लोज्ड बनेगा बच्चों, ए कॉमा आर। क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड इंटरवल की तरह बनेगा, रिप्रेजेंटेशन है लिखने का। एस ऑफ यहाँ पे आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोज ऑफ ए। यहाँ पे बॉल है, बी उठा लीजिए, बी ऑफ ए आर। ये सारे नोटेशन इसलिए बताए जा रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको पता तो रहे ये है क्या, फिर तो आप कोई ना कोई दिमाग लगा ही लोगे। इसके भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं कुछ, उन्हें भी सीखेंगे, एमसीक्यूज़ हैं उन्हें देखेंगे। मतलब अभी तो पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव पे बात कर लेते हैं, उसके बाद ये हो गया। क्लोज सेल में कैसे लिखेंगे, सी से लिख लीजिए भाई, ए आर, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ सी आर यहाँ पे और ए यहाँ पे। ठीक, तो ये लिखने का तरीके, सबका मतलब एक ही है। ओपन वाले सारे सेम हैं और क्लोज वाले सारे सेम है, लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा अच्छा, एक चीज़ और, एक और रिप्रेजेंटेशन छोटा सा देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहीं पे लिखना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो क्लोज स्फीयर, ये वाली लाइन जो देख रहे हैं आप, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप एस के साथ
ए और आर को अंदर ऐसे लिखना यही चाहता हूँ क्योंकि यहीं पे समझाना है, इसीलिए लिख रहा हूँ। एस के बाद ए और आर लगा दें तो आप कहेंगे सर ये तो ओपन है। ठीक है, ओपन तो है ऐसे, लेकिन अगर आपने एस के ऊपर बार लगा दिया तो ये ऑटोमेटिक एक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, क्लोज्ड का। मेरी बात ध्यान से देखिएगा। ऐसे बी में आप ऐसे ओपन तो बना दीजिए लेकिन ऊपर बार लगा दीजिए, वो भी चल जाएगा। ऐसे डी में सब में लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा, इसको भी बना सकते हैं ऐसे, इसको भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। डी में ए आर लिख दीजिए और ऊपर बार लगा दीजिए। ऐसे सी पे बार लगा दीजिए ए आर, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा जितने भी नोटेशन रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपको एग्जामिनेशन में जानते हो इसी में घुमाते फिर आते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर है। एक चीज़ और देखते हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा ये वाला रिप्रेजेंटेशन है, वैसे आगे बता देता हूँ, एक सेकेंड। एक वर्च्यू लिख लीजिए, वर्च्यू मतलब गुण, गुण मतलब प्रॉपर्टी। क्या वर्च्यू है, देखिए वर्च्यू ये है बच्चों कि भाई जो हमारा एस ए आर होगा, एस ए आर अब मैं लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे ओपन स्फीयर है, वो सबसेट होगा किसका होगा भाई, क्लोज वाले का। इसके लिए ये भी लिख सकते थे एस ऑफ ए आर, ठीक है। डी ऑफ ए आर भी लिख सकते थे, मतलब वो चारों में से कुछ भी। डिस्क सी ऑफ ए आर, ठीक है, समझ में आ रही बात, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात, ये चीज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहला वर्च्यू हो गया हमारा, पहला गुण हो गया। एक और गुण देखिए, आप समझ सकते हैं कि भाई कम से कम अगर हम ये लिखें, मान लीजिए हम डिस्टेंस निकाल लें ए की ए से, तो जाहिर सी बात है वो ज़ीरो आएगी ना, और ज़ीरो की वैल्यू आर से तो कम ही होगी। अच्छा ये बताइए, सर्कल में आप सेंटर को, अगर सेंटर की सेंटर से दूरी निकालें, सेंटर ए है, ए की ए से दूरी निकालें तो डिस्टेंस वो तो ज़ीरो ही आएगी। तो आपको पता है जब दूरी ज़ीरो आती तो उससे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट, बल्कि पॉइंट ना बोल करके पता है क्या बोलना चाहिए हम लोग को, पॉइंट सर्कल बोलना चाहिए, या 3D में तो पॉइंट स्फीयर बोलना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं, कम से कम एक पॉइंट तो है उसके पास, मतलब डी ए आर अगर ज़ीरो है तो कम से कम, या फिर हम यूँ बोलें कि एट लीस्ट वन एलिमेंट तो होगा ही, वन एलिमेंट विल बिलोंग टू द एस ए आर एंड क्लोज्ड ऑफ एस ए आर एंड क्लोज्ड ऑफ एस ए आर, ठीक। इन दोनों में एक पॉइंट तो रहेगा ही, मतलब ये कैसे हो गए, नॉन एम्प्टी हो गए, है ना। इसमें कम से कम एक पॉइंट तो जो कि अपना सेंटर पॉइंट यानी बीच का बिंदु है वो तो रहेगा ही रहेगा। ये बात क्लियर है, क्लियर हो गई बात। इसका एक दो हम आपको MCQ भी सिखा देते हैं, देखिए, या उससे पहले एग्जांपल देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वही सारे हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़े, यूजुअल मेट्रिक वाले, डिस्क्रीट वाले, जितने भी हैं उन्हीं से बनने वाले हैं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है बच्चों, सबसे पहला जिसकी बात हम करने वाले हैं वो हमारा डिस्क्रीट वाला, ठीक। वो सबसे बेटर रोल प्ले करता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहला क्या है, डिस्क्रीट मेट्रिक वाला, उसको कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्रीट एक पढ़ लेते हैं, एक यूजुअल मेट्रिक पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का MCQ हम आपको बताते कैसे आएगा। डिस्क्रीट मेट्रिक, देखिए डिस्क्रीट मेट्रिक में अगर हम सबसे पहले जो डी लिखते थे वो क्या लिखते थे, डी ऑफ एक्स वाई, याद रखिएगा ये 1 और 0 के इक्वल होता था। 1 कब होता था, जब x नॉट इक्वल टू वाई हो, और अगर x नॉट इक्वल टू वाई के अलावा जो भी बच रहा है, यानी अदरवाइज, यानी सिंपल सी बात करें x इज इक्वल टू वाई की बात करें तो 0 देगा, ठीक। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, क्या बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब ऐसे लिखिए, व्हेन r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब रेडियस जो हो वो 1 से बड़ा हो, तो ऐसे केस में जो SAR बनेगा वो पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। SAR जो बनेगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेट आ जाएगा, यानी x आ जाएगा। व्हेन, और अगर r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है
तो ऐसे केस में जो SAR बनेगा बच्चों, वो उसके इंटरनल के पॉइंट्स जो होते हैं वो तो एक तरीके से हमारा A के बराबर आ जाएगा। ठीक, जो यहाँ लिखा होगा उसी के बराबर आ जाएगा। एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ इसी में, चाहे वो ओपन स्फीयर की बात करें चाहे वो क्लोज्ड की, दोनों के दोनों इसके इक्वल होंगे और यहाँ पे भी दोनों के दोनों इक्वल होंगे। चलेगी बात? क्लियर है बात? अच्छा, देखिए आइए देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए MCQ का। बोला कि अगर D हमारा डिस्क्रीट वाला सीन है 1 और 0 वाला, देन S इज इक्वल, S हमें जो ओपन स्फीयर लेना है x0, 3/2। ठीक है, और इज व्हेन कह रहे कि जब x0 इसमें बिलोंग कर रहा हो तो हमें इसके बारे में सोचना है और ये बताइए कितना आंसर आएगा, कितना आंसर ये देने वाला है। तो आप खुद देख लीजिए, हमारा जो मीट्रिक स्पेस है इसमें जो हमारा मीट्रिक स्पेस है उसकी वैल्यू 0 और 1 तक ही जा रही है। मतलब अगर ऐसे मैं रियल लाइन बना लूँ, ठीक है, ये 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। मीट्रिक स्पेस तो और भी बड़ा है, मतलब वो तो कुछ और भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि 3/2। 3/2 क्या होता है? जाहिर सी बात है एक से बड़ा होगा, तो ये यहाँ कहीं आना चाहिए या इधर कहीं आना चाहिए, इसके बाहर ही आएगा, इधर कहीं बाहर आना चाहिए इसको। जब ये बाहर आएगा, अभी तो बताया मैंने, जब ये एक से ग्रेटर होता है, यहाँ पे R की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू हमें लेना यहाँ से, ये सेंटर है, ये बाहर जा रहा है। ठीक, बाहर जा रहा है, R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आपको याद है S ऑफ AR क्या होना चाहिए? यहाँ पे A की जगह x0 लिख रखा है, x0 और R की जगह लिख रखा है 3/2। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? जाहिर सी बात है बाहर है तो कैपिटल X हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, ये बात क्लियर है? क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे पेपर में। एक मैंने आपके सामने इसका एक क्या बोलते हैं सैम्पल रख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे पहले उसको पढ़ाना चाहिए था यूजुअल मैट्रिक वाला, चलिए उसी को देख लेते हैं। देखिए यूजुअल मैट्रिक की बात करें अगर, तो वो R पे सीखा था, R² पे सीखा था। ठीक है, तो R पे जो यूजुअल मैट्रिक का जो D था, यानी जो हमारा क्या था, देखो ये था मैट्रिक, है ना। तो dxy क्या था? मॉड में x - y। तो भाई यूजुअल मैट्रिक में R का dxy ऐसा था, है ना, और R² का कैसा था? R² का भी बताएंगे, रुकिए पहले इसको देखिए। dxy इज इक्वल टू मॉड xy था, ये तो क्लियर है बात, है ना। मॉड xy था, तो यहाँ पे इसका SAR किस तरीके से बनना चाहिए? ध्यान से सुनिए। अगर हम इसको ऐसे बनाए SAR की बात करें, ठीक है, तो यहाँ का मीट्रिक उस हिसाब से रिएक्ट करेगा जैसा ये है। तो हमें इसमें भी वही x लेने हैं बच्चों, x बिलोंग्स टू हमारा R में इसे लेना है, वहाँ पे कैपिटल X था, यहाँ पे R हमारा सेट दे दिया, सच दैट ऐसा लेना है कि x - a, भाई D लिखते थे ना, यहाँ पे क्या लिखते थे? D ऑफ x, a और x या x ऑफ a, x a लिख दो, एक ही बात है। तो ये जो होता था यहाँ पे मॉड की तरह है, तो इसका फंक्शन यहाँ लिख दिया गया वही चीज़। और ये क्या होना चाहिए? लेस देन R होना चाहिए अगर ओपन स्फीयर की बात हो रही है, और अगर S' की बात करें तो वही चीज़ क्या हो जाएगी? x ही लेना है हमें, R में से ही लेना है, और वो क्या होगा? वो इससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ, अब इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए कैसे, देखिए इसको हम x बिलोंग्स टू R और सच दैट मॉड अगर हम हटाएं, तो मॉड हटता है तो अपनी जगह पे क्या देके जाता है बच्चों? प्लस माइनस। तो एक बारी प्लस x माइनस है और एक बारी माइनस x माइनस है, तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? a - r लेस देन x लेस देन a प्लस r, a प्लस r। एक सेकेंड, ठीक है भाई। अब ऐसे इसके लिए भी आप जान जाइए कि इसको कैसे लिखा जाएगा। बस वहाँ पे जहाँ पे लेस केवल लिखा हुआ है वहाँ पे इक्वल टू भी लगा दीजिए, सच दैट a - r लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू a प्लस r। इसमें बिलोंग करना चाहिए, तब हम जा कर के इसको यूजुअल मैट्रिक में ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे।
सिंपल सी बात है। आर पावर टू हम नेक्स्ट पेज पे बता देंगे, ठीक है। यहाँ से इरेज कर देते हैं आर पावर टू को, ठीक। इसका एक क्वेश्चन भी देख लीजिए तो और समझ में आ जाएगा आपको। देखिए एमसीक्यू क्या है, फॉर डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई एस ऑफ 1,3/2, यानी ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 3/2 है, तो इनमें से कौन सा होगा। तो भैया ये ओपन स्फेयर है, ओपन स्फेयर यानी ये वाला आप देख पा रहे होंगे। इसको सॉल्व करें अगर आप, तो ए माइनस आर लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस आर होना चाहिए इसके लिए। तो ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 3/2, रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 + 3/2। 1 - 3/2 -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 5/2। तो देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से 5/2। सो दिस इज द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्लियर हो गया। आर पावर 2 देख लेते हैं चलिए। वैसे आर पावर 2 का मीट्रिक कैसा डिफाइन था बच्चों, x, y इज इक्वल टू मॉड में ये कुछ ऐसे था, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम x को बोल लें x1 x2 और y को बोल लें y1 y2, ठीक। तो x जो होगा वो x1 - y1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस x2 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता था मीट्रिक इसका, है ना। तो इसका जो s निकालेंगे बच्चों, s ऑफ ए आर मान लेते हैं, कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू ये वही x होगा जो आर स्क्वायर में बिलोंग करेगा। अभी तक आर बिलोंग कर रहा है, आर स्क्वायर में, सच दैट डी की डी वो वाले x लेने हैं जिसकी a से दूरी r से कम हो, तो ये ओपन स्फेयर हो जाएगा। और अगर हम ऐसे बना दें तो ये क्लोज स्फेयर हो जाएगा, a, r इज इक्वल टू, इसमें x तो रहेगा ही आर स्क्वायर वाला, सच दैट डी ऑफ x, a लेस देन इक्वल टू आर। बात वही है, ठीक है। यहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी वही है। बस लिखने का अंदाज क्या है, एक थोड़ा सा और क्या समझ लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये जहाँ यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे हेयर, ध्यान समझिएगा, हेयर ए की वैल्यू हमारी A1 A2 टाइप होगी, ठीक है। और जो हमारा x होगा वो जान ही रहे, ऑर्डर डबलेट्स होंगे यहाँ पे, है ना, डबलेट्स होंगे, ठीक। तो जब इसको आप निकालने की कोशिश करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका अंडर रूट करके बनेगा, है ना, अंडर रूट करके बनेगा, अंडर जैसे ये लिखा हुआ है ना। और इसको ऐसे भी कह सकते थे हम लोग कि भाई आप ऐसे लिख लो इसको कि x1 - a1 स्क्वायर प्लस x2 - a2 स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। तो ये एक तरीके से देखिए तो ये सर्कल का इक्वेशन टाइप नहीं हो गया, या आप स्फीयर भी बोल सकते हो, इक्वेशन हो गई एक तो, है ना। और यही चीज़ पिछले वाले में अगर देखिए बच्चों, जो आर वाला था यहाँ पे भी ये चीज़ बन पा रही थी, बन जाती यहाँ पे भी, है ना। फिलहाल चलिए, तो ये हो गया ये वाले पॉइंट, चलेगा ये। तो इसका मीट्रिक जो बनेगा आर स्क्वायर कॉमा डी बन जाएगा, वो तो सही है, वो तो समझ ही रहे हैं आप, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी एक क्वेश्चन देख लिया जाए एमसीक्यू टाइप। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ डी Z1 Z2, जहाँ Z1 और Z2 x1 y1 और x2 y2 है, ठीक है। कह रहा है कि वही अपना ही तो आर स्क्वायर वाला मीट्रिक है ना, आर स्क्वायर वाला मीट्रिक है। तो कह रहे देन द ओपन स्फेयर, ओपन आ गया, इसका मतलब इक्वल टू नहीं आएगा, ऑफ यूनिट रेडियस, आर की वैल्यू 1 हो गई, अबाउट 0 0 0 0 क्या है उसका सेंटर है, तो ए कितना हो गया, यहाँ पे डबलेट्स आएंगे ना भाई, आर स्क्वायर है तो ऐसे आएगा, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब आप ही सोच लो हम लोग कैसे बनाते थे, अगर हम लोग डी लिखना हो ए और एक्स को लेकर के, ठीक है। तो x यहाँ पे डबलेट में होगा, x को मान लेते हैं x, y है, हालांकि यहाँ पे लिखा भी उसी तरीके से है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और a हमारा 0 0 है, ठीक। तो इसको हम यही तो लिखते थे बच्चों, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता था, x माइनस
ए का पहला पॉइंट का स्क्वायर प्लस बी यानी वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये किससे लेस देन होता था, रेडियस से लेस देन होता था। सही से कर लो, होल स्क्वायर ये 1 हो गया, राइट हैंड साइड पे 1 हो गया, और होल स्क्वायर अगर लगा ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन 1 ओपन था, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। बात क्लियर हो रही है धीरे धीरे। देखिए सब कुछ है सिंपल ही, ओपन लेस ग्रेटर ये सब आप लोग बहुत समझते हो, बस यहाँ पर क्या है उसको लिखने का अंदाज थोड़ा सा अलग अलग कर दिया है। एक इसका एग्जाम्पल और देखते हैं, वो भी बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने और है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लेट अस कंसीडर द सेट आर स्क्वायर वेयर डी एक्स वाई मीट्रिक इस तरीके से डिफाइंड है, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स माइनस x1 माइनस वाई वन x2 माइनस वाई टू, इन दोनों का डिफरेंस लेकर के उसका मैक्सिमम लेना है, ठीक है, ऐसा मैट्रिक डिफाइंड है, ठीक है, अच्छी बात है। x की वैल्यू ये ऑर्डर्ड पेयर्स में है क्योंकि r पावर 2 में है, x की वैल्यू x1 x2, y की वैल्यू y1 y2, तो कह रहा हमें इसकी वैल्यू बतानी है s ऑफ 0,0 और 1। अब 0,0 तो उसका सेंटर है, जाहिर सी बात है भाई, डबलेट में लिखा हुआ है, और 1 हमारी रेडियस है, r इज इक्वल टू 1। और आप देख रहे हैं ये कौन सा ब्रैकेट बना है, ओपन, तो यानी ओपन वाला चाहिए, यानी इक्वल टू तो चला गया, सिंपल सी बात है, तो इक्वल टू चला गया, ये खत्म और ये खत्म, इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। अब आप बताइए ओपन स्फेयर है तो चीज़ें ग्रेटर देन 1 होती हैं क्या, नहीं, हमेशा लेस देन 1 होती है, तो यहीं से आंसर हो गया, सिंपल सी बात। और क्या होता है, आप जब इसकी वैल्यू देखेंगे, वैल्यू रखिए वैसे यहाँ पर, अगर आप वैल्यू रखेंगे एक्स यहाँ पे ए और यहाँ पे R1 है आपका, तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मीट्रिक तो यही यूज़ करेंगे ना आप, है ना, एक को मान लीजिए x, एक को मान लीजिए 0, तो x माइनस 0 का मॉड कॉमा y माइनस 0 का मॉड, और ये क्या होगा, लेस देन 1 है क्योंकि ओपन स्फेयर है, तो एक तरीके से मैक्सिमम ऑफ x और y निकालना है हमको, और वो कितना आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए, तो कौन सा आंसर ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन सी। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब मीट्रिक ये ओपन और क्लोज स्फेयर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके दिमाग में पड़ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग थ्योरम्स पे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज थ्योरम्स, या उल्टा लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एज पॉइंट्स। कैसे, देखिए बात को, जितने भी हमारे ओपन स्फेयर होते हैं उसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स, फिर से सुनिए, जितने भी पॉइंट हमारे ओपन स्फेयर के अंदर होते हैं, मान लेते हैं ये हमारा मीट्रिक है, मीट्रिक स्पेस है पूरा, ठीक, एक्स डी, इसके अंदर अगर हमने ओपन स्फेयर बनाया, कुछ इरेज करना पड़ेगा, बाउंड्री इरेज करनी पड़ेगी, एक इरेज कर दिया मैंने, बाउंड्री मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा क्या कैसा है, ये ओपन स्फेयर है। ओपन स्फेयर के अंदर अगर जैसे मान लीजिए इसका सेंटर हमारा क्या है, सेंटर ए है, रेडियस आर है, रेडियस कितनी है, आर है, अगर इसके अंदर हम कोई एक पॉइंट एक्स ले लें तो इससे जो हमारा एक और ओपन स्फेयर बनेगा, मान लेते एक और बन गया, इसे कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है, एक और जो बनेगा वो उस स्फेयर के अंदर ही कंटेन करेगा। तो ये बात मैं लिख देता हूँ कि भाई ईच या एट ईच पॉइंट of an open sphere there is always an open sphere contained in it, मतलब आप उसके अंदर के कोई पॉइंट अगर लेकर के उसको सेंटर से मिलाओगे और उतनी ही रेडियस का, जैसे ये था ना ऐसे करके, एक बड़ा हमारा स्फेयर हो गया, ये सेंटर हो गया, यहाँ से हमने कुछ छोटी लेंथ ले ली, रेडियस से कम ले ली, उससे भी एक हमने सर्कल बना लिया, एक स्फेयर बना लिया ओपन, तो वो उसके अंदर ही तो आ रहा है, जाहिर सी बात है, देखने से पता चल रहा है, ज्योमेट्री से क्लियर हो रहा है ना। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे क्या, कि अगर हम कोई एक्स नॉट से हम एक नया रेडियस बना रहे हैं, मान लेते आर डैश बना रहे हैं, तो सबसेट आएगा, यानी उसके अंदर ही आएगा, किसके अंदर, ए आर के अंदर,
सिंपल सी बात है, छोटा है ना। बात क्लियर है, एकदम क्लियर बात है, ये चीज़ क्लोज में भी हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो भी बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, द इंटरसेक्शन, दो कॉमन लेना है किनके बीच में, दो ओपन स्फेयर के बीच में। द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन एम्प्टी ओपन स्फेयर्स, मतलब जो खाली ना हो, वही नॉन एम्प्टी मतलब खाली ना हो, नॉन एम्प्टी ओपन स्फेयर, उनका कॉमन आप ले लोगे, वो एक दूसरे मतलब दोनों कम मिला करके जो आप कॉमन लेते हैं तो एक नया स्फेयर को अपने अंदर रख लेता है। तो कंटेन्स अनदर स्फेयर, एक और स्फेयर को अपने अंदर ले लेता है, अनदर स्फेयर। अच्छा, ये जो स्फेयर लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं स्फेयर वैसे ही गोलाईकार हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया एक, यहाँ बना देता हूँ, देखिए थोड़ा इधर कर देते हैं, ये हमने बनाया हमारा मीट्रिक स्पेस, ये पूरा स्पेस हो गया, ठीक है। इसमें हमने एक ये ओपन स्फेयर बनाना था, चलिए ओपन मान लेते हैं, अभी कर देंगे इसको। और एक स्फेयर और है, एक तरीके सेट की तरह मान लीजिए इसको, ओपन कर देता हूँ थोड़ा सा इसे, ये लीजिए ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन स्फेयर हो गया। यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ पे भी हो गया, लीजिए ओपन हो गया, ओपन स्फेयर हो गया। अब ओपन स्फेयर अगर ये हो गया, तो इसके बीच में आप ये वाला सीन देख पा रहे हैं, ये कॉमन पोर्शन देख पा रहे हैं, अगर आपने सेट पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे, ये कॉमन स्फेयर हो गया, कॉमन ओपन स्फेयर हो गया, ठीक है। ओपन कर लीजिए ना, तो कॉमन तो आएगा ही, वो भी एक स्फेयर को कंटेन करेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं स्फेयर की, यहाँ पे जो स्फेयर की बात है वो स्फेरिकल शेप भी दे, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो स्फेरिकल शेप भी हो सकता है, वो स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, वो किसी भी शेप में हो सकता है। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात। जाहिर सी बात है, ये छोटा स्फेयर बनेगा, इसके सारे पॉइंट इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर भी होंगे, तो दोनों कॉमन जो होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो अगर हम दो स्फेयर हमारे जो अलग अलग है उनको इस तरीके से मान ले, एक को मान ले x1 r1 ये, और एक मान लेते हैं x2 r2, ठीक। दोनों का कॉमन लोगे बच्चों, x1 r1 इंटरसेक्शन x2 r2 कॉमन आप लेंगे, तो पहले वो तो नॉट इक्वल टू 5, वो तो ठीक हो, तो पता है अपने आप को, ठीक है, ये तो पता है कि ये कॉमन 5 तो नहीं आएगा, ठीक। अब अगर मान लेते हैं इसके अंदर का कोई एक पॉइंट x0 है जहाँ से इसके बीच की हमें दूरी निकालनी है, ऐसे ही दूसरे वाले के अंदर भी मान लेंगे, इसके अंदर भी, मतलब अगर हम ऐसे कहें, एक x0 ले लें और r1 डैश ले लें, तो ये इसका सबसेट होगा, सिंपल सी बात है, x1 r1 का। और ऐसे दूसरे वाले को कर लें r2 डैश, वो r2 के अंदर आएगा, x2 r2। ये मैं एक तरीके से थ्योरम का प्रूफ ही करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप सोचो, ये जो पॉइंट आएगा ये दोनों के अंदर आएगा, दोनों के मिनिमम के अंदर तो आएगा ही, ठीक। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक प्रॉपर्टी है हाउसडोर्फ प्रॉपर्टी। हाउसडोर्फ प्रॉपर्टी कोई बहुत टफ प्रॉपर्टी नहीं है, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है वो समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, पूरा ये मीट्रिक स्पेस आ गया, और हमसे बोला गया कि दो पॉइंट हैं जो कि डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, एकदम अलग अलग, एकदम अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो इन्होंने सिर्फ इतना सा बताया कि अगर वो दोनों के दोनों पॉइंट अगर एक्स डी के अंदर हैं, मतलब हमारे मीट्रिक स्पेस के अंदर पॉइंट हैं ए और बी, और उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो बिल्कुल दूर दूर हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो उन दोनों से दो अलग अलग ओपन स्फेयर बनाए जा सकते हैं, उन दोनों के दो अलग अलग ओपन स्फेयर बनाए जा सकते हैं, ठीक। ये एक यहाँ बन गया इसका, और एक यहाँ बन गया इसका। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी कि भाई दो बन जाए, तो ये पॉइंट्स ये इसे ऐसे के ऐसे ही लिख लीजिए। कैसे, तो सिंपल सा लिख लीजिए, इफ इन एक्स डी यानी मेट्रिक स्पेस ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन ए एंड बी, ए एंड बी can be the centers of two distinct, can be the centers of two
डिस्टिंक्ट ओपन स्फेयर्स, मतलब अगर वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं बच्चों, तो हमारे दो अलग अलग ओपन स्फेयर के वो सेंटर भी होंगे। ठीक है, अगर वो होगा तो ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो याद रखने वाली चीज़ है कि भाई ये कैसे दूर दूर हो सकते हैं, कैसे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम एक आर ऐसा चुन लें जो इन दोनों की बीच की दूरी के आधे से कम और 0 से बड़ा हो, तब जा कर के हम कह पाएंगे कि इनसे जो स्फेयर बनेगा बच्चों, वो पक्का और पक्का दो अलग अलग आपका ओपन स्फेयर बना लेगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एक स्फेयर लेट से बना, वो यहाँ पे आ गया, ठीक। एक स्फेयर बना, वो इसको टच कर गया, तो जैसे टच करेगा तो एक पॉइंट तो कॉमन हो जाएगा ना, तो ये डिस्टिंक्ट कैसे रह जाएगा फिर। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यानी मिडिल में टच नहीं करना चाहिए। अगर मिडिल में टच कर गया तो एक पॉइंट कॉमन आ जाएगा, तब तो ओपन स्फेयर होगा ही नहीं, मतलब डिस्टिंक्ट तो बनेगा नहीं, एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा। इसीलिए कहा जो हमारी रेडियस है दोनों की, इसकी रेडियस और उसकी रेडियस, आर मतलब तो रेडियस ही होता है ना भाई, इन दोनों की रेडियस क्या होनी चाहिए, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन दोनों के बीच की दूरी के आधे से भी कम होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं 5 है, अगर या 4 है मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो 4 का आधा हो गया 2, और 2 से भी कम लेना है हमको। 2 से भी कम लोगे तो यानी सर्कल अगर यहाँ 2 इसका बनता और इसका भी 2 बनता तो एक पॉइंट कॉमन हो जाता, लेकिन इससे कम लेना है तो यानी छोटा सर्कल बनेगा। मेरी बात समझ पाए, हाउसडोर्फ ने ये कहा था। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कही थी। अगर हम लोग रियल वे में सोचें तो ये सोच पाएंगे कि क्या हमें सिंपली सोचना है इसके बारे में। आई बात समझ में। चलिए नेबरहुड के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए भाई, अगर किसी मैट्रिक स्पेस में हम लोग बात करें किसी पॉइंट के नेबरहुड की, तो वो क्या हो सकता है। देखिए बहुत ही सिंपल सी डेफिनीशन है, वो छोटी सी बात है, मैं आपको इसको बना के बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये हमारा मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, ठीक, एक बड़ा सा सेट होता है उसे ही हम मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, एक तरीके से यूनिवर्सल सेट बोल लो इसे, ठीक। और हमारे पास हमारा एक सेंटर वाला है सर्कल, ये आ जाइए, ये हो गया। रेडियस कितनी है आर, सेंटर है ए, और अगर हम इसके आसपास घूम पाए तो ये जो आसपास की जो जगह है वो इस ए का एन ए है, एन ए मतलब नेबरहुड ऑफ ए, ऐसे लिखा जाता है इसे। आई बात समझ में, ये इसका क्या है, नेबरहुड है। क्लियर आई बात। अच्छा, कैसे लिखा जाएगा, अगर हम इसे लिखें तो कुछ तरीके से लिखेंगे। देखिए हमारा जो एन ए होगा, पहली बात तो एन ए क्या बोलते हैं, एन बी डी ऑफ ए, एन बी डी ऑफ ए यानी नेबरहुड ऑफ ए। ये एन ए होता क्या है भैया, एन ए हो चाहे कोई भी सेट हो, वो हमारे एक्स का तो सबसेट ही होगा ना, एक्स हमारा मैट्रिक स्पेस का पूरा सेट है ना। और ध्यान से देखिए जरा, ये जो ए होगा वो बिलोंग तो हमारा एस ए आर में करेगा ही, ओपन सेट में तो बिलोंग करेगा ही। और ये जो एस ए आर होगा, अब बताइए इस ए का ही हम लोग तो नेबरहुड ले रहे हैं, तो एक तरीके से एस ए आर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी उस एन ए के सबसेट होंगे। भाई सिंपल सी बात है, नेबरहुड जा रहे हो ना। ये बताइए आपका खुद का रूम जो है वो उस पूरे मकान का एक ही रूम है ना, तो उस पूरे मकान में वो रूम तो आएगा ही, यानी वो जो जो रूम है वो पूरे मकान का सबसेट हुआ ना। और आपका जो रूम है उसका जो नेबरहुड है वो आपके आसपास का पूरा मकान है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और केवल आपका ही मकान नहीं, अगल बगल के और भी जो मकान हैं वो भी आपके नेबरहुड्स हैं। और नेबरहुड वहाँ तक होता है जहाँ तक, हालांकि होता ज़्यादा दूर तक नहीं होता नेबरहुड, बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो यानी टेंडिंग टू ज़ीरो डिस्टेंस तक होता है नेबरहुड। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात, आपका नेबरहुड डेली लाइफ का जो नेबरहुड होता है, जो हमारे अपने दैनिक जीवन की बात करें तो उसमें नेबरहुड वही होता है, वहीं तक होता है जहाँ तक लोग आपको जानते हैं नाम से। ठीक है, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो बस 2 3 4 मकान, हाँ आप घुमक्कड़ टाइप के होंगे तो पता चला पूरा एरिया ही आपको जान रहा है, तो आपका तो भैया कुछ नहीं कह सकते। आप इस यू आर बियॉन्ड दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर से ही बाहर के, आप मंगल ग्रह पे चले जाइए। ठीक है, फिलहाल
इसके कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? देखिए प्रॉपर्टी क्या है, 2-3 प्रॉपर्टी है दिमाग में रखने के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, देखिए अगर कोई ओपन स्फेयर है वो भी हमारा एनवीडी होगा, इज एनवीडी ऑफ ए, ठीक। क्लोज्ड स्फेयर होगा तो वो भी क्या होगा, एनवीडी होगा। भाई दोनों ही एनवीडी होते हैं, ठीक है। एनवीडी जो होगा वो आपका दोनों ही होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक। अगर हम बात करें सुपर सेट ऑफ एनवीडी तो वो भी एनवीडी होगा। सुपर सेट, कोई एनवीडी आपने निकाला एक छोटा सा, उसका एक सुपर सेट बना दिया, वो भी क्या होगा, एनवीडी ही होगा एक। और सुपर सेट का मतलब क्या, उस सेट से थोड़ा बड़ा, इज एनवीडी। ये बात क्लियर है। अगर हम दो एनवीडी निकालें और उनका यूनियन ले लें, वो भी हमारा एक एनवीडी होगा। यूनियन ऑफ टू एनवीडी इज ऑल्सो अ एनवीडी, इज ऑल्सो एन एनवीडी, ठीक। तो ये हो गया आपका एनवीडी के बारे में। क्लियर हो गई बात। अगली जो वीडियो होगी, हालांकि इसमें इस चैप्टर में लगभग 50 पेज लिए हैं इस चैप्टर ने, तो जाहिर सी बात है चैप्टर बड़ा है, काफ़ी सारे थ्योरम्स मिलेंगे, एमसीक्यू के पॉइंट्स भी इसी चैप्टर से ज़्यादा मिलेंगे। तो एक काम करेंगे कि अगली वीडियो कोशिश रहेगी 1 घंटे 20 मिनट या 30 मिनट या 1.5 घंटे की वीडियो बन जाए, लेकिन चैप्टर किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो कोशिश रहेगी कल सुबह जो वीडियो पड़ेगा उसमें ये मैं ख़त्म ही कर दूंगा चैप्टर, क्योंकि 2 वीडियो से ज़्यादा किसी चैप्टर को देना ठीक नहीं है, क्योंकि अपने पास टाइम की बहुत कमी है। इस हफ्ते में हमें इस 7 दिन में हमें लगभग आपका कोर्स बहुत ज़्यादा निपटाना है। फिर उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे और आपका ऑपरेशन रिसर्च साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैद पर रुपेश मिश्रा के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।